नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुस्तनसर अब्बास अली है और आप देख रहे हैं इंस्टेंट न्यूज़, जिसमें मैं आपके लिए रोज़ कुछ टॉप बिजनेस और ट्रेड न्यूज़ लेके आऊँगा, तो बने रहिए। तो शुरू करते हैं पहली खबर से। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बिहार में 3 पेट्रोलियम प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट किए हैं, जिनका वर्थ करीब 900 करोड़ रुपए है। और बिहार इलेक्शन से पहले ये करना वोट बैंक को मजबूत करने के लिए हो सकता है क्या? अगली खबर है 2 टेक कंपनीज की, जिसमें एनवीडिया ने आर्म को खरीद लिया है $40 बिलियन में सॉफ्ट बैंक से। सॉफ्ट बैंक ने इसे कुछ ही समय पहले एक्वायर किया था $32 बिलियन में। आर्म के को फाउंडर ने इसे एक डिजास्ट्रस डील कहा है, जो कि इसके बिजनेस मॉडल को टोटली तबाह कर देगा। अब देखना होगा कि 2 कंपनी जो अपनी फील्ड में मशहूर हैं, वो आपस में इंटेल और क्वांटम जैसी कंपनीज को टक्कर दे पाती हैं क्या? अगली खबर है एक सिंगापुरियन स्टार्टअप कंपनी की, जिसका नाम ग्रैब है। चाइनीज फर्म अलीबाबा ने ग्रैब में फ्यूचर पोटेंशियल देखते हुए $3 बिलियन का एक बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। अब बात की जाए इंडिया की, तो TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने एक बार फिर से खुद को प्रूव किया है। उसकी मार्केट वैल्यूएशन हाल ही में 9 लाख करोड़ रुपए क्रॉस कर गई है, जो उसे बना देती है फर्स्ट इंडियन IT कंपनी जो इस मार्क को क्रॉस करती है। और इंडियन मार्केट में देखा जाए तो ये दूसरे नंबर पे आती है, और पहले नंबर पे तो रिलायंस ने अभी भी अच्छी पकड़ बना रखी है। अगली खबर है होलसेल इन्फ्लेशन रेट की। पिछले 5 महीनों में पहली बार होलसेल इन्फ्लेशन रेट बढ़ा है अगस्त के महीने में। हालांकि ये सिर्फ 0.16% से बढ़ा है, लेकिन बढ़ा है। अगली खबर बहुत अच्छी खबर है। हरियाणा CM के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मिस्टर मनोहर लाल खट्टर को वर्ल्ड बैंक में एज एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया गया है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो भारत के साथ साथ बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका के मामले का भी नेतृत्व करेंगे। अगली खबर है चाइना की, जिसने जर्मनी से पोर्क मीट इंपोर्ट करना बैन कर दिया है। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जर्मनी में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू का पहला केस देखने को मिला, तो इस वजह से चाइना ने ये स्टेप उठाया। अगली खबर है दीपक कोचर की, जो ICICI बैंक की एक्स CEO चंदा कोचर के हस्बैंड है। हाल ही में पता चला है कि वो कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं और उन्हें एम्स दिल्ली में एडमिट किया गया है। दीपक कोचर को हाल ही में अरेस्ट किया गया था वीडियोकॉन ICICI बैंक के मनी लॉन्ड्रिंग केस में। अब बैंक की बात की जा रही है, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक स्टेटमेंट में बताया है कि बैंक ने MSME सेक्टर को करीब 1.61 लाख करोड़ का लोन सैंक्शन किया है। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं तो ये लोन एक स्कीम के अंडर सैंक्शन हुआ है, और इसका सीधा मकसद ये है कि महामारी के कारण जो स्लो डाउन आया था, उससे रिकवरी हो सके इस सेक्टर की। पर कई लोगों का कहना है कि इसे करप्शन से लिंक किया जा रहा है, और यदि यही है तो सवाल उठता है कि कितने पैसों का लेन देन हो सकता है इसे सैंक्शन करवाने में। टाटा मोटर की तरफ से एक बड़ी खबर निकल के आ रही है, जिसमें उन्होंने अपने 2 यूनिट्स बेचने की बात की है। हालांकि ये सोचकर अजीब भी लगता है कि टाटा जैसी कंपनी को अपने डेप्थ क्लियर करने के लिए अपने यूनिट्स बेचने पड़ रहे हों। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि उनके 2023 तक सारे डेप्थ्स क्लियर हो जाएंगे, मगर ये देखने वाली बात होगी कि उन्हें अच्छे इन्वेस्टर्स मिलते हैं या नहीं। अगली खबर थोड़ी चिंताजनक है। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने एक चौंका देने वाला आंकड़ा इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि आने वाले समय में भारत की इकोनॉमी 9% तक गिर सकती है, और यही आंकड़ा थोड़े समय पहले तक 5% बताया गया था। और एक्सपर्ट्स का कहना है कि जितने कोविड केसेस बढ़ेंगे, उतना इंटरनल खर्चा ज़्यादा बढ़ेगा और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स और कम हो जाएंगी। अगली खबर है ऑस्कर अवॉर्डी मिस्टर AR रहमान की। इनकम टैक्स उनमें काफ़ी समय से दिलचस्पी दिखा रहा था, लेकिन अब हाई कोर्ट ने भी एक रेड सिग्नल देते हुए उनके खिलाफ एक नोटिस जारी कर दिया है। इसके पीछे का कारण बता दूं तो AR रहमान पर करोड़ों की टैक्स चोरी का आरोप लग रहा है, जिसमें उन्हें एक पेमेंट जो अपने अकाउंट में लेनी थी, उसकी जगह उन्होंने ट्रस्ट के अकाउंट, एक उनका ट्रस्ट है, उसमें डलवा के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को झांसा देने की कोशिश की है। टिकटॉक हर जगह छक्के खाते हुए दिख रहा है। इंडिया में टिकटॉक बैन हो जाने के बाद काफ़ी देशों ने इसका विरोध किया, और अमेरिका में ट्रंप ने इसे नेशनल सिक्योरिटीज़ का हवाला देते हुए इसे बैन कर देने की बात की।
उन्होंने कहा कि अगर ये अपना एल्गोरिदम शेयर नहीं करता है तो वो उसे परमानेंटली बैन कर देंगे। एक खबर काफ़ी चर्चा में थी कि टिकटॉक को माइक्रोसॉफ्ट खरीद सकता है, लेकिन पासा उल्टा पड़ता दिख रहा है। टिकटॉक को खरीदने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने जो बोली लगाई थी उसे टिकटॉक ने रिजेक्ट कर दिया और ओरेकल के साथ पार्टनरशिप कर ली है। अब किसी भी तरह से किसी से भी हाथ मिलाए, ट्रम्प के अकॉर्डिंग उसे अपनी एल्गोरिदम शेयर करनी ही पड़ेगी, वरना बैन करना ट्रम्प से अच्छा किसे आता है। रही बात टिकटॉक की भारत में वापसी की, तो रिलायंस अपना हाथ बढ़ाता हुआ दिख सकता है आगे टिकटॉक को खरीदने में। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो भी वर्किंग स्टाफ टिकटॉक बैन से पहले टिकटॉक में काम करता था, वो अब सारे उन कंपनीज में शिफ्ट हो गया है जो उस टाइम टिकटॉक की कॉम्पिटिटर्स हुआ करती थी। अब ये देखने वाली बात होगी कि टिकटॉक अगर वापसी करता है तो उसकी रणनीति क्या होगी। अगली खबर दो बिजनेस टाइकून्स की है, जिसमें एलन मस्क और बिल गेट्स के बीच थोड़ी नोक झोंक देखने मिली। बिल गेट्स ने दरअसल कुछ समय पहले अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा कि 16 से 18 टायर के कार्गो ट्रक्स में एक इलेक्ट्रिकल मॉडल लाना नामुमकिन है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स स्पीड प्रोवाइड करते हैं, पावर नहीं। तो इसके रिप्लाई में एलन मस्क ने उन्हें सीधा प्रहार करते हुए कहा कि बिल गेट्स को इसकी कोई समझ नहीं है। वैसे तो आमतौर पर बिल गेट्स इन विवादों से दूर रहते हैं, मगर देखने वाली बात होगी कि वो कब तक अपना धैर्य बनाए रख सकते हैं। अगली खबर है IPL 2020 को फाइनली एक टाइटल स्पॉन्सर मिल गया। अच्छी बात यह है कि एक भारतीय कंपनी है और टेंडर का बजट इस साल $2.5 बिलियन रहा, इन कंपैरिजन टू पिछले साल तक जो $1.1 बिलियन था। एक और इंटरेस्टिंग खबर है कि आइडिया और वोडाफोन अब मर्ज हो गए हैं और इसे VI के नाम से ब्रांड किया जा रहा है और इन्हें IPL का को स्पॉन्सर बनने का भी मौका मिल सकता है। अब इंडियन कंपनीज का इतना पार्टिसिपेशन मार्केट में, क्या मेक इन इंडिया को और मजबूत बनाने की तरफ पहल है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिरी बड़ी खबर है मेरू कैप की ओर से। मेरू के IT सेल ने एक स्टेटमेंट निकाला है जिसमें उन्होंने कहा है कि उनका मेन फोकस B2B बिजनेस पर ही रहेगा। B2C बिजनेस पर स्विच करने का उनका फिलहाल में कोई इरादा नहीं है। उनका कहना है कि B2C बिजनेस में ज़्यादा कंपटीशन है और उन्हें इस जंग में अभी नहीं कूदना है। देखा गया कि B2C बिजनेस में कंपनी को काफ़ी लॉस उठाना पड़ता है, क्योंकि दूसरी कंपनीज भी अच्छा खासा डिस्काउंट देने में लगी होती हैं। ग्राहकों को लुभाने के लिए अक्सर कंपनीज को लोअर मार्जिन पे काम करना पड़ता है और मेरू ने अभी कंपनी में 10 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के डेवलपमेंट में। अब इतने इन्वेस्टमेंट के बाद भी ऑब्वियस है कि कंपनी लॉस नहीं उठाना चाहेगी।